हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना देर किए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। आज़ाद समझ रहे थे कि अब सरकार का अगला निशाना वही बनेंगे। भटकते भटकते आज़ाद प्रयाग आ पहुंचे। कटरा मोहल्ला में लक्ष्मी दीदी के मकान में उन्होंने डेरा जमाया था। लक्ष्मी दीदी के पति भी क्रांतिकारियों के ही साथी थे, किंतु किसी मुठभेड़ में अंग्रेजों की गोली के शिकार हो चुके थे। मृत्यु के समय उन्होंने अपने पत्नी से कहा था, मेरी आत्मा की शांति के लिए क्रांतिकारियों से सहयोग करती रहना। लक्ष्मी दीदी ने इसे मूल मंत्र बना लिया था। भिखारिन का वेश बनाकर वे पुलिस की भेद लेकर क्रांतिकारियों को सूचित करती थी। आजाद से भी उनको भाई जैसा प्यार हो गया था। अब तो काकोरी कांड, सैंडर्स हत्या, असेंबली के बम कांड के आदि कांडों के कारण अंग्रेज सरकार की जड़ें इस प्रकार खोखली हो गई थी कि क्रांतिकारी गतिविधियों के सामने अब सरकार बौनी सिद्ध हो रही थी। इन क्रांतिकारियों की राख से भविष्य में अनेक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर आजाद उत्पन्न होने में कोई संदेह अब नहीं रह गया था। यही सब ताड़ते हुए अंग्रेज सरकार ने राजनीति में एक मात्र नरम नेता गांधी के सामने संधि की शर्तें रखनी शुरू कर दी। आजाद को जब इनका भान हुआ तो वे झल्ला उठे। उनके मुख से सहसा निकल गया, संधि? कैसी संधि? समझौता कैसा? हमारे ही देश और उसकी लाठी गोली से हजारों लाखों लोग की हत्या करने वाले लोगों से हम संधि की बात करें? यह करोड़ों भारतवासियों का अपमान है। यदि गांधी जी ने ऐसी कोई संधि की है तो मैं सीधा सीमा पार करके पेशावर निकल जाऊंगा। मुझे पता है कि वजीरी और अफरीदी कदापि संधि की बात नहीं कर सकते। मैं उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ूंगा। उस समय वजीरी तथा अफरीदी बलूचिस्तान के क्रांतिकारी नेता थे। यह सब जानकर चंद्रशेखर आज़ाद ने पंडित नेहरू से इसके विषय में बात करनी चाहिए। आज़ाद से अपनी भेंट के बारे में नेहरू ने किताब मेरी कहानी में लिखा है। आज़ाद मुझसे मिलने के लिए इसलिए तैयार हुए थे कि हमारे जेल से छूटे जाने पर कुछ आशाएं बनने लगी थी। सरकार और कांग्रेस में कुछ समझौते होने वाले हैं। वे यही बात जानना चाहते थे कि आपको जो समझौता करना चाहते हैं, हम क्रांतिकारियों को कुछ शांति मिलेगी या नहीं, तथा समझौते के बाद भी हम लोगों से विद्रोह जैसा व्यवहार किया जाएगा। पुलिस उन्हें कारागारों में रखकर पीटती रहेगी। उनके पीछे इसी प्रकार लाठी बंदूक लेकर घूमते फिरेंगे। क्रांतिकारियों को सिर काटकर लाने वाले के लिए इस प्रकार पुरस्कार प्रदान किए जाते रहने की घोषणाएं होती रहेगी। आजाद ने यह तो स्वीकार किया था कि क्रांतिकारियों के लिए इस प्रकार से देश को स्वतंत्र करना सरल तो नहीं है, परंतु यह बात भी स्पष्ट कर दी थी कि कांग्रेस के इस समझौता परिस्थिति से भी देश स्वतंत्र होने वाला नहीं है, क्योंकि अंग्रेज सरकार चालाक और धोखेबाज है। आजाद के मुख से यह बात सुनकर उस समय मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। बाद में इसका प्रमाण भी मिला था कि लोगों का रक्तपात के मार्ग से विश्वास उठ गया है। वे गलत रास्तों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अब वे फासिस्ट नहीं बनना चाहते थे। बातचीत के दौरान जो ही नेहरू के मुख से आजाद ने फासिस्ट शब्द सुना तो अपने साथियों को यह बताते हुए क्रोध से वे कांपने लगे थे। इसी क्रोध में उनके मुख से निकला, हम देशभक्त क्रांतिकारियों को फासिस्ट कहते हैं। जिन्होंने अपना सर्वस्व देश पर अर्पण किया, उसने हमें फासिस्ट नहीं कहा, अपितु सारे क्रांतिकारी एवं हमारे आंदोलन को गाली दी है। अब हमें गांधी नेहरू पर विश्वास छोड़ देना होगा। हमें स्वयं अपने लिए नए मार्ग की खोज करनी होगी। किंतु उन दिनों दल की स्थिति बड़ी दयनीय हो रही थी। आजाद एक बार उसको मजबूती प्रदान करना चाहते थे। साथियों ने उनको रूस जाकर सहायता लेने की बात की, किंतु आजाद उसे स्वीकार नहीं कर सके। उनका मानना था कि जब उनका देश स्वतंत्र के युद्ध में लगा रहे, ऐसे अवसर पर देश को छोड़कर जाना उचित नहीं है। फिर इस बात का भी क्या भरोसा कि रूस जाते समय सीमा पर अंग्रेज पुलिस उन्हें बंदी बनाकर ना ले अथवा गोली चलाकर मार डाले। आजाद के साथियों की समझ में उनका तर्क आ गया
क्योंकि आज़ाद की मृत्यु देश के सैकड़ों क्रांतिकारियों को अनाथ बना देती। आज़ाद के बाद अंग्रेज सरकार का भय मिट जाता और वह क्रांतिकारियों को पकड़ पकड़ कर उनकी बोटी बोटी नोच खाती। बाद में यह भी सुनने को मिला कि पंडित नेहरू ने उनके रूस जाने के लिए 1500 रुपये भिजवाए थे, परंतु आज़ाद ने वह रुपये लेना स्वीकार नहीं किया। तब आज़ाद ने यशपाल से कहा, यह रुपये तुम ले लो और उसे रूस चले जाओ, वहाँ क्रांतिकारियों के नए नए तौर तरीके सीखो। मेरा जाना उचित नहीं है, क्योंकि मेरे जाते ही दल जो अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है सब तितर बितर हो जाएगा। सारे साथी इस समय बुरी तरह से भयभीत है। अंग्रेज सरकार ने हमारे चारों ओर जाल बिछाया हुआ है, किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। 26 जनवरी की रात की यह बात है, जब आज़ाद ने यशपाल को वह रुपए दिए थे। पहले तो यशपाल भी रुपए लेने से आनाकानी कर रहे थे, किंतु जब आज़ाद ने उनको रुपए लेने का आदेश दिया तो उनको झुकना पड़ा। वस्तुतः आज़ाद ने क्रांतिकारी के मार्ग को ही देश की स्वतंत्रता के लिए उचित मार्ग स्वीकार किया था। उसके लिए उनका जीवन समर्पित था। वह कहते थे, हम विदेशी अत्याचारी खूनी पशुओं से इस प्रकार मार नहीं खा सकते। स्वतंत्रता लेनी है तो उसकी भिक्षा क्यों मांगे? मृत्यु को तो एक दिन आना ही है, फिर क्यों न देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करते हुए मर जाए। किंतु दल की स्थिति ऐसी नहीं रही थी। लोग भयभीत थे। दल के अनेक लोग ऐसे दुर्बल निकल गए थे कि वे पुलिस से मिल गए थे और अब मुखबारी करने लगे थे। पुलिस ने उन्हें खरीद लिया था। आज़ाद को इस स्थिति का आभास मिल गया था। उन्होंने एक दिन अपने साथियों से कहा, क्योंकि हम द्रोहियों और मुखबरियों की कोई कड़ा दंड नहीं देते, इसी कारण इन लोगों में भय नहीं रहता और मुखबरी करने लगते हैं। थोड़े से भी लालच में ये देश को बेचने से पीछे नहीं हटते। इस प्रकार दल की बिगड़ती स्थिति से आज़ाद को बड़ी निराशा होने लगी थी। उनको आभास हो गया था कि अब दल का बचना कठिन है। उधर पुलिस की खोज भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। चारों ओर से शिकंजा कसता ही जा रहा था। बचाव के सभी मार्ग धीरे धीरे बंद हो जा रहे थे। उस समय आज़ाद के परामर्श और यशपाल का रूस जाना निश्चित हो गया था। भारत के क्रांतिकारी यह भली बातें जानते थे कि रूस के क्रांतिकारियों ने जारशाही की जड़ें हिलाकर रख दी थी, इसलिए वहाँ के क्रांतिकारियों की गतिविधि जानने के लिए यशपाल को वहाँ भेजा जा रहा था, जिससे कि भारत में उन उपायों का प्रयोग करके अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ा जाए। एक दिन अपने साथियों से आज़ाद ने कहा, मुझे अल्फ्रेड पार्क जाना है, वहाँ कोई मुझसे मिलने आने वाला है, किसी को मेरे साथ चलना है तो चलो। कुछ साथी अपनी साइकिलें लेकर उनके साथ चल दिए। घटना 26 फरवरी की इलाहाबाद की है। अल्फ्रेड पार्क पहुंचने पर आज़ाद ने दूर से ही देख लिया था कि सुखराज आ रहे हैं। आज़ाद ने अपने साथियों से कहा, मैं सुखराज से बात करता हूँ, तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ। लोग इधर उधर हो गए। आज़ाद की सुखराज से भेंट हुई। 27 फरवरी के दिन प्रयाग के एक पुलिस अफसर के पास एक युवक पहुंचा तो उस अफसर ने उसका स्वागत किया और बोला, बोलो क्या समाचार है। नवयुवक अफसर के निकट गया और उसे खुले न कहकर उसके कान में कुछ बता दिया। अफसर को युवक पर पूरा विश्वास नहीं था। उसके द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि करने के लिए उसे कमरे में बंद कर दिया और उसके बताए हुए स्थान पर चल दिया। अफसर ने देखा कि अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद बैठे हुए हैं। जब इस बात का पता आज़ाद को चला तो वो अपने साथी से बोले, लगता है वीरभद्र तिवारी आ रहा है। तभी आज़ाद ने देखा कि पुलिस की गाड़ी पार्क के किनारे पर आकर रुकी है। उसमें पुलिस अधिकारी उतरकर आज़ाद की ओर आ रहा है तो सभी आनंद फानन में हो गया। आज़ाद को संभालने का अवसर ही नहीं मिल पाया। अधिकारी ने कड़कड़ाकर कहा, आत्मसमर्पण करो। आज़ाद सावधान हो गए। सावधान तो वे सदा ही रहते थे। उन्होंने अपनी भरी हुई पिस्तौल निकालकर अंग्रेज अधिकारी
नॉट बाबर की ओर तान दी। तुरंत उसके हाथ पर निशाना लगा दिया। तभी आज़ाद के जांघ पर नॉट बाबर की गोली आकर लगी। आज़ाद समझ नहीं पाए क्योंकि आज़ाद के निशाने से नॉट बाबर का पिस्तौल तो दूर जाकर छिटक पड़ा था। फिर यह गोली कहाँ से आई? अवसर पाकर नॉट बाबर तो एक पेड़ के आड़ लेकर दूर खड़ा हो गया था। आज़ाद अपनी पिस्तौल से लगातार गोली बरसा रहे थे। यदि नॉट बाबर पेड़ की आड़ में रहता तो उसकी लीला समाप्त हो गई थी। आज़ाद ने जब सुकरात से कहा कि वीरभद्र तिवारी आ रहा है, तभी उनको संदेह था कि दाल में कुछ काला है। कालांतर में वीरभद्र से बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने एक बार कानपुर के नारियल बाजार और दूसरी बार उरई में उस पर गोली चलाकर उसे समाप्त करने का प्रयास भी किया था, किंतु सफलता नहीं मिल पाई थी। आज़ाद की जांघ पर गोली लगी थी, उससे वे चलने में असमर्थ हो गए थे। वे भाग तो नहीं सकते थे। उधर अवसर जानकर बगल की झाड़ी से पुलिस इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह ने उस पर फायर कर दिया। आज़ाद लेट चुके थे। उन्होंने लेटे लेटे ही गोली का उत्तर गोली से दिया। उनकी गोली विश्वेश्वर सिंह के जबड़ा भेदती हुई सिर से निकल गई। पुलिस ने आज़ाद को चारों ओर से घेर लिया था। ऐसे में आज़ाद समझ गई थी कि अब जीवन की अंतिम घड़ी आ चुकी है। उनका तो संकल्प था कि आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा। उनकी पिस्तौल में इसलिए एक गोली सदा सुरक्षित रहती थी। अतः चारों ओर से पुलिस द्वारा किए जाने वाले आक्रमण अपने पिस्तौल से तब तक उत्तर देते रहे जब तक विश्वास नहीं रहा कि अब इसमें इतनी गोलियां हैं। तब अंत में उन्होंने देखा कि अब केवल एक ही गोली शेष है, तो उन्होंने भरी हुई पिस्तौल अपनी छाती पर तान कर ट्रिगर दबा दिया। इस प्रकार आज़ाद सदा के लिए स्वयं ही आज़ाद हो गए। उनकी ओर से फायर होना बंद हो गया तो फिर पुलिस वाले उनके पास आए। पुलिस को आशंका थी कि वे अचानक आज़ाद की ओर फायरिंग न हो जाए, क्योंकि उनसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज़ाद के अब प्राण पखेर उड़ चुके हैं। अब संदेह को मिटाने के लिए पुलिस वालों ने उनके मृतदेह पर अनेक निशाने साधे, किंतु पार्थिव देह में जब किसी प्रकार की भी हलचल नहीं होने लगी, उनको पक्का विश्वास हो गया, तो वे उनकी पार्थिव देह के समीप पहुंच गए। आज़ाद का संकल्प था कि किसी विदेशी पापी या देशद्रोही की गोली का निशाना नहीं बनेंगे। नहीं, उनका उद्देश्य जीवित शरीर को किसी विदेशी के हाथ न लगने देंगे। वही उन्होंने किया। जब तक जीवित रहे देश के लिए तिल तिल कर शरीर का होम किया, और जब गए तो आज़ादी से गए। देश को तभी भी ऐसे बलिदानी पर गर्व हुआ था और आज भी गर्व है। उनका गाथा गाते रहे और आगे यूं ही गाते रहेंगे। जय हिंद।